किसी भी कंपनी की जब फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना होता है तो हमें उसके लिए रेशियोज़ का सहारा लेना पड़ता है। फाइनेंशियल पोजीशन को जांचने के लिए दो तरह की रेशियोज़ होती हैं। एक होती हैं लिक्विडिटी रेशो, जो हमें कंपनी की शॉर्ट टर्म पोजीशन को बताती हैं, जबकि दूसरी होती हैं सॉल्वेंसी रेशोज़, जो कि हमें कंपनीज की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्लेन करती हैं। इस वीडियो में हम करंट रेशो को डिस्कस करेंगे, जो कि एक लिक्विडिटी रेशो है। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब आप किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो तो कम से कम इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, करंट रेशो की क्या वैल्यू होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू होनी चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल है। और एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे कि किस तरह चंद सेकंड्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हुए किसी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को वेबसाइट्स की मदद से कैसे जज कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। हम फौजी सीमेंट और डीजी खान सीमेंट की एग्जांपल लेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद ज़फ़र। बिज़ ब्लूम में खुशामदीद। फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, करंट रेशो का जो फार्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स, और उनको डिवाइड करते हैं हम करंट लायबिलिटीज से। करंट एसेट्स वो असासा होते हैं, जो वो एसेट्स होते हैं जिनको आप एक साल के अंदर अंदर या तो कैश में कन्वर्ट कर सकें या आप उनको कंज्यूम कर सकें। जबकि करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जिनको आपको एक साल के अंदर अंदर पे करना है, जो कंपनी पे ड्यू होती हैं। हम बैलेंस शीट वाली वीडियो के अंदर इसको तफसीली जिक्र कर चुके हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, करंट रेशियो जो है वो होता है करंट एसेट्स, और उसको डिवाइड कर देते हैं हम करंट लायबिलिटीज से। अब करंट एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? करंट एसेट्स में आपके पास कैश हो सकता है, कैश इक्विवेलेंट्स हो सकते हैं, मतलब आपके पास कंपनी के पास बॉन्ड्स हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, शेयर्स हैं, या कोई ट्रेजरी बिल्स वगैरह हैं उसके पास, ये आपके कैश इक्विवेलेंट से हो सकते हैं। आपका स्टॉक या इन्वेंट्री, जो आपने माल बनाया हुआ है, जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वो आपका करंट एसेट्स हो सकता है। अकाउंट रिसीवेबल, जो आपने पैसे मार्केट से लेने हैं, जो आपने अपना माल बेचा है उसके अगेंस्ट जो आपने पैसे लेने हैं, तो वो आपके अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनको आपने पहले से पे कर दिया हुआ है। मिसाल के तौर पे आपने एडवांस में किराया पे कर दिया है, आपने एडवांस में कुछ एम्प्लॉयज़ को, कुछ वर्कर्स को सैलरीज एक्स्ट्रा दे दी हैं, एडवांस में दे दी हैं, तो ये आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिनको आप बहुत जल्दी आप दोबारा कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो छोटे अरसे के लिए आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, वो भी करंट एसेट्स में आती हैं। करंट एसेट्स वो होते हैं जिनको हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या उनको कंज्यूम करते हैं। इसी तरह करंट लायबिलिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? अकाउंट्स पेएबल, जो आपको एक साल के अंदर जो आपको आपने पे करना है, आपका वो मुख्तलिफ हो सकता है, आपका रेंट हो सकता है, आपने कोई बिजली के बिल हो सकते हैं, आपकी कोई इसी तरह पानी का बिल हो सकता है, उसको अकाउंट्स पेएबल बोलते हैं। इसी तरह सेल्स टैक्स पेएबल, जो आपने सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। पेरोल टैक्स पेएबल्स जो होते हैं, पेरोल टैक्सेस वो होते हैं जो कि कंपनी ने एम्प्लॉयज़ की सैलरी से तो काट लिए होते हैं लेकिन अभी पे नहीं किए होते। इसी तरह इनकम टैक्स हो सकते हैं जो कंपनी ने पे करने हैं, कंपनी ने जो इंटरेस्ट पे करना होता है। शॉर्ट टर्म्स लोन्स होते हैं जो आपको एक साल के अंदर अंदर आपको पे करने हैं, वो आपकी करंट लायबिलिटीज़ हो सकती हैं। कैश क्रेडिट्स या ओवरड्राफ्ट हो सकते हैं, जो कंपनी जो है वो बैंक का पैसा जो यूज़ कर रही होती है वो उसको आपको वापस करना होता है। इसी तरह लोन इंस्टॉलमेंट्स हो सकती हैं, कस्टमर डिपॉजिट्स हो सकते हैं, कस्टमर्स ने कोई एडवांस में पैसे आपको दिए हुए हैं प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए, तो वो आपके कस्टमर डिपॉजिट्स हो सकते हैं। ये भी करंट लायबिलिटीज़ में आता है। दोस्तों, करंट रेशो का जो फार्मूला है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो है करंट एसेट्स, उसको हम डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज़ से। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसका करंट एसेट जो है वो है 50 मिलियन की, उसकी करंट लायबिलिटीज़ जो हैं वो हैं 75 मिलियन की। अब करंट रेशो कैसे निकलेगी? करंट रेशो इस तरह निकलेगी, करंट एसेट्स को हम ऊपर रखेंगे, उसको करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 0.66।
इसी तरह एक और कंपनी है, उसका करंट एसेट्स हम ले लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे 100 मिलियन है, करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो हैं 60 मिलियन। इसका जो करंट रेशो है वो इस तरह निकलेगी कि 100 मिलियन को हम ऊपर रखेंगे और उसको 60 मिलियन से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1.66। इस सूरत के अंदर देखिए कि आपका जो करंट एसेट्स है वो आपका करंट लाइबिलिटी से कम है। करंट एसेट्स कम है, करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जो आपकी करंट रेशो है वो 1 से कम है। करंट रेशो जब 1 से कम हो जाती है तो उससे मुराद ये है कि कंपनी को शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम हो सकता है। इसको या तो आपने इक्विटी फाइनेंसिंग करनी पड़ती है, अपने शेयर्स को बेचना पड़ता है, या इसको उधार लेना पड़ता है अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को मीट करने के लिए। दूसरी सूरत के अंदर देखिए कि जो करंट एसेट्स हैं वो 100 मिलियन है, करंट लाइबिलिटीज़ कम है, करंट एसेट्स जो हैं वो करंट लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा हैं। इससे मुराद ये है कि जो आपकी जो करंट रेशो है वो 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा हो तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका शॉर्ट टर्म पोजीशन जो है वो स्टेबल है कंपनी की। कंपनी आसानी से अपनी जो करंट लाइबिलिटीज़ है उसको वो पूरा कर सकती है, उसको वो पे कर सकती है, इसका ये मतलब है। आइडियल जो करंट रेशो है वो है 1.33। 1.66 जब करंट रेशो है तो इससे मुराद ये है कि कंपनी आसानी से अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पूरा कर सकती है, क्योंकि करंट जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कम हैं, करंट एसेट इस सूरत के अंदर ज़्यादा हैं। इससे मुराद ये है कि कंपनी शॉर्ट टर्म के अंदर उसकी जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो स्टेबल है। आइडियल जो करंट रेशो है वो है आपका 1.33। मतलब अगर कंपनी का जो करंट रेशो है वो 1.33 से ज़्यादा है तो इससे मुराद है कि ये एक अच्छी कंपनी है इस हवाले से। अब यहाँ देखिए करंट रेशो, आइडियल करंट रेशो जो है वो है आपकी ग्रेटर देन 1.33 से, लेकिन साथ ही साथ करंट रेशो को 1.33 से 3 के दरमियान में होना चाहिए। अगर करंट रेशो आपकी 3 से ज़्यादा है तो इसका मुराद है कि जो करंट रिसोर्सेज हैं कंपनी के उसको कंपनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही, या तो बहुत ज़्यादा स्टॉक उसके पास, इन्वेंट्री ब्लॉक्ड है जो कि सेल नहीं हो रही, या उसने जो मार्केट से पैसे लेने हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जो कि उसको नहीं मिल रहे। तो जब भी आप कंपनी का एनालिसिस कर रहे हों तो ये ज़रूर देखिए कि करंट रेशो 1.33 से तो ज़्यादा है ही, लेकिन कहीं वो 3 से ज़्यादा तो नहीं है, और अगर वो 3 से ज़्यादा है तो उसकी क्या वजह है। आइडियल करंट रेशो 1.33 है। दोस्तों अब हम SCStrade.com पर जाएंगे और डीजी खान सीमेंट और फौजी सीमेंट की एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि करंट रेशो के हवाले से किसकी शॉर्ट टर्म पोजीशन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। ये हम डीजी खान सीमेंट के देखते हैं। यहाँ पे आप ये नीचे आएंगे तो लिक्विडिटी रेशो के अंदर देखिएगा, लिक्विडिटी के अंदर आपको यहाँ करंट रेशो जो है वो आपको 0.98 मिल रही है, मतलब ये 1 से कम है। डीजी खान सीमेंट को शॉर्ट टर्म में अपनी लाइबिलिटीज़ को मीट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह फौजी सीमेंट की जब एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ देखिए लिक्विडिटी के अंदर आप देखेंगे तो करंट रेशो जो है वो है 1.51। करंट रेशो के लिहाज से जो फौजी सीमेंट है वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है, क्योंकि ये अपनी लाइबिलिटीज़ को, जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसको आसानी से मीट कर पाएगा। ये 1.33 से ज़्यादा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।